बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान इल्म अचीवर के PYQ सीरीज में आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के PYQ को डिस्कस करेंगे 2015 से 2025 में पूछे गए सवाल को। चलिए, तो पहला सवाल है आइडेंटिफाई Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और रिएक्शन आपको दिया हुआ है स्लैक लाइन पे क्लोरीन गैस पास की गई है। ये आप देखें, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम स्लैक लाइन कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक लाइन या लाइम वाटर। इस पे जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनता है, साथ में वाटर रिलीज होता है। बहुत ही फेमस रिएक्शन है। तो खैर आंसर तो आपको यहीं पे पता चल गया, Z की वैल्यू पूछा है, यही पर्टिकुलर Z है, बाकी वाटर तो दिया हुआ था ही। मगर अगर मैं आपको कुछ और बताऊं, इसका दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। या अगर मैं इसका केमिकल नाम देखूं तो ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। साथ में इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालने के लिए कहता है, ये तो Z हो गया है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर ये है कैल्शियम OCl और ब्रैकेट के बाहर Cl, यानी कैल्शियम पे है एक प्लस चार्ज, यहां OCl है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है इसका आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन, प्लस चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां कैल्शियम पे दो प्लस चार्ज है, इस OCl पर एक नेगेटिव, क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज। ये तो खैर इसके स्ट्रक्चर हो गए, फॉर्मूला हो गया। अगर मैं थोड़ी और बातचीत करूं इसकी, तो इसको कहते हैं स्लैक लाइन, स्लैक लाइन या लाइम वाटर, लाइम वाटर। हमारे यहां इसको बनाने का प्रिपरेशन ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में, तब ये तैयार हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होगी इसमें, इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। चलिए खैर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूं इसको हम लोग कहते हैं लाइम या क्विक लाइम। व्हाइट कलर का पाउडर है, हिंदी में चूना कहते हैं। चूने को पानी में डाल दीजिएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं लाइम वाटर या स्लैक लाइम। और स्लैक लाइम पे जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो बेटा बनता है ब्लीचिंग पाउडर। यही पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो जब भी बर्निंग हो केमिकल रिएक्शन है, कंबशन है। और यहां देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। बर्निंग बेसिकली जितने भी बर्निंग रिएक्शन है, ऑल बर्निंग रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन। बर्निंग जब जब आएगा कंबशन होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसको हम फ्यूल कहते हैं बर्न करते हैं और हीट निकलता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। पहला ऑप्शन कॉम्बिनेशन, हाँ कंबशन एक कॉम्बिनेशन प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। डिकम्पोजिशन नहीं कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। तो करेक्ट आंसर हो गया ए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस का एक एग्जांपल है मीथेन, CH4। इसको हम लोग कंप्रेस नेचुरल गैस भी कहते हैं, CNG। इस मीथेन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं, तो ये ऑक्सीजन बेसिकली कंबाइन करता है कार्बन के साथ और फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्योंकि यहां हीट इतनी ज्यादा होती है कि आप कहिएगा ये वाटर जो है ये गैसियस स्टेट में है, यानी स्टीम बन रहा है या वाटर वेपर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो इस हीट की पर्टिकुलर अगर आप वैल्यू जानना चाहें तो इसकी वैल्यू भी हमें पता होती है, 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। इसी को कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं मीथेन की या CNG की।
तो खैर यहां पे तो इस रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन कहें, कंबशन कहें, कार्बन का ऑक्सीडेशन कहें, क्योंकि ऑक्सीजन आकर ऐड हुआ है, तो इस तरह से हम रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो इसको हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। यहां इस पूरे मीथेन का या कार्बन सेंटर का ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीजन का खुद रिडक्शन हुआ है। यहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का 0 था, यहां -2 है। कार्बन का यहां -4 था, यहां +4 है। चलिए वो ऑक्सीडेशन नंबर में देखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब यही था, कंबशन ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। चलिए आगे सुनिए। लेड नाइट्रेट, और ये रिएक्शन के ऊपर एरो पे हीट लगाया हुआ है, यानी एंडोथर्मिक है, हीट दिया गया है और हीट देकर इस लेड नाइट्रेट को ब्रेक कर दिया गया है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, तो ये तो ब्रेक डाउन हो रहा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों गलत है, डीकंपोजिशन सही है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी सही है। मगर चलिए कोर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो डीकंपोजिशन ही होगा। वैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। लेड का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज है, लेड यहां भी +2 में है, यहां पर भी +2 में है। नाइट्रोजन यहां +5 है, यहां +4 है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया और ये ऑक्सीजन -2 से 0 चला गया, ऑक्सीजन का बढ़ गया। चलो खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है और बहुत ही फेमस रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट NO3 की वैलेंसी -1, मतलब -1 चार्ज होता है, इस पे +2 था, इसलिए वैलेंसी एक्सचेंज कीजिए, या आयन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां 2 लगाएंगे। इसका थर्मल डीकंपोजिशन है, हीट को कई बार इस तरह से दिखलाते हैं। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और थर्मल डीकंपोजिशन है, तो ये टूट जाएगा लेड ऑक्साइड में, साथ में NO2 ब्राउन गैस कहलाता है, ब्राउन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। बाकी बैलेंसिंग की बात है और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। इसको हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन कह रहे हैं एंड दिस गैस इज कॉल्ड ब्राउन गैस, NO2 ब्राउन गैस। तो आंसर तो आ ही गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the product of decomposition of lead nitrate? देखिए अभी जो आपके पास था वो lead nitrate ही था। PbNO3 जो आपने कहा है ये lead nitrate है। Pb lead होता है, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं। दिस इज द lead nitrate। इसका जब आप थर्मल डीकंपोजिशन करते हैं तो अभी आपको बताया मैंने lead ऑक्साइड बनेगा, इसको कहेंगे lead ऑक्साइड। साथ में बनेगा ब्राउन गैस जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कहेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन गैस बनेगा। ये तो ऑक्सीजन है। चलिए अब देखते हैं। पहला ऑप्शन है लेड ऑक्साइड, ठीक है वो तो बना है। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नहीं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड गलत है। लेड ऑक्साइड सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी सही है, ऑक्सीजन भी सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। वैसे मैं सी और डी भी पढ़ लेता हूं। लेड ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड बेटा कहते हैं लाफिंग गैस को। थोड़ा अलग से बता दे रहा हूं मैं। ऑप्शन सी में एक गैस आया है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है N2O। इसको हम लोग लाफिंग गैस कहेंगे, लाफिंग गैस। भाई ये यहां पर प्रोड्यूस नहीं होता। लेड नाइट्रेट को जब भी कभी आप गर्म करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, यानी ब्राउन गैस निकलेगा। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड नहीं निकलता है। लेड ऑक्साइड सही है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी नहीं निकलता और ऑक्सीजन। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है NO, तो ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर तो सही हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 5वां क्वेश्चन है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट गिव्स। अच्छा, फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करेंगे, फिर से वही थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। इससे पहले लेड नाइट्रेट को गर्म किया था, तो सब किताब में आपके हैं, एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे तो फेरस सल्फेट। यहां पर फेरस इसलिए बोलेंगे क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां पे आयरन +2 के फॉर्म में। जब इसको आप हीट करते हैं तो आयरन ऑक्सीडाइज्ड होकर फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये फेरिक ऑक्साइड है, प्लस सल्फर डाई, सल्फर ट्राई।
ये सब गैस है, सल्फर डाई सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और इसको कहेंगे फेरिक ऑक्साइड, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है इस रिएक्शन में। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन पहला, फेरिक ऑक्साइड, हाँ बना है, सल्फर डाई सल्फर ट्राई ऑल ऑफ दिस फेरस सल्फेट का रिएक्शन करता है। अच्छा, ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि समझिए बात को, ये जो फेरस सल्फेट है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। फेरस सल्फेट एक ऐसा सॉलिड है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है 7 मॉलिक्यूल, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ग्रीन कलर का ये एक क्रिस्टल है। सबसे पहले जब आप इसको हीट करते हैं तो इसके अंदर के वाटर रिलीज हो जाते हैं, और ये बन जाता है फेरस सल्फेट जो यहां पर दिया हुआ था। अच्छा, इसका कलर व्हाइट होता है, ये व्हाइट कलर का है, और इसको आप कहिएगा एनहाइड्रस कंडीशन। जब वाटर निकल जाता है दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अच्छा, इसको जब आप हीट करते हैं तब बनता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाई सल्फर ट्राई। तो ये याद रखिएगा, फेरस सल्फेट में अगर वाटर के मॉलिक्यूल है तब ये ग्रीन कलर का एक क्रिस्टल है, वाटर को लॉस करने के बाद इसका कलर व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है या कलरलेस हो जाता है। फिर इसको जब आप गर्म करेंगे तो फेरिक सल्फर डाई सल्फर ट्राई, यहां तो खैर बोल रहा था एनहाइड्रस ही था एक तरह से, फेरस सल्फेट को हीट कीजिएगा ये मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल थे। व्हेन द फेरस सल्फेट इज हीटेड द ग्रीन कलर ऑफ क्रिस्टल इज चेंज ड्यू टू, देखो यही अभी हमने समझाया था, ग्रीन कलर का चेंज फेरस सल्फेट, यानी कहने का मतलब यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल थे जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन था। अब ये ग्रीन कलर लॉस कब हुआ है? सल्फर ट्राई फेरिक फॉर्मेशन नहीं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लॉस वाटर, सही बात है। फेरस सल्फेट में मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यानी एक फॉर्मूले यूनिट में फेरस सल्फेट साल्ट के 7 वाटर मॉलिक्यूल है। उस सातों के सातों वाटर मॉलिक्यूल जब लॉस कर दिए जाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये ग्रीन से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है या कलरलेस हो जाता है। तो करेक्ट आंसर था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड। देखो सिल्वर ब्रोमाइड, 2 रिएक्शन दिए हुए हैं, सिल्वर के 2 साल्ट हैं, एक ब्रोमाइड एक क्लोराइड। इन दोनों को जो एनर्जी आप देते हैं वो सनलाइट देते हैं, सनलाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, ये सिल्वर जो होते हैं बड़े सेंसिटिव मटेरियल में काउंट होता है, इसको फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप सूरज की रोशनी में हीट करते हैं तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, तो Ag और Cl के बीच में जो बॉन्ड टूटता है उसको कहेंगे होमोलाइसिस या लिटिक। इसके माने ये हुए कि Ag और Br के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, अब दोनों न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिल्वर भी और ब्रोमीन भी। अब आपको पता है ब्रोमीन हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल होंगे, तो दूसरा सिल्वर न्यूट्रल बनकर अलग, दूसरा क्लोरीन न्यूट्रल बन के अलग, फिर वो दोनों क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और ब्रोमीन एग्जिट करेगा ब्रोमीन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में। सारे हेलोजन डाई एटॉमिक में होते हैं, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। तो ये रिएक्शन है और फोटोलिटिक है भाई, सनलाइट के प्रेजेंस में ये होता है, सूरज की रोशनी में होता है। इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हम तोड़ते जरूर हैं लेकिन इस एनर्जी का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइसिस में नहीं कर रहे हैं, हीट की वजह से नहीं तोड़ते हैं, तो A और C तो हुआ नहीं, तो करेक्ट आंसर है B। अच्छा, एक रिएक्शन और इसी में है,
मैं बस बता दे रहा हूं, AgCl का भी हम लोग करेंगे होमोलिटिक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग होगा, 2 मॉलिक्यूल ले ले, बैलेंस कर ले, यही रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज बेसिकली फोटोलिटिक, सनलाइट के रूप में यहां एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which is an example of decomposition reaction? अच्छा, decomposition reactions का एग्जाम्पल देखिए। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त लेड नाइट्रेट और फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। आप हीट देते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन, सूरज की रोशनी देंगे तो फोटोलिटिक कहेंगे या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक करंट के मदद से ब्रेक कर रहे हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कह रहे हैं। तो यहां डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सा है? अमोनियम साइनेट, ये तो रीअरेंजमेंट हो गया है, हीट करने पर 2 हिस्सों में नहीं टूटा, रीअरेंज हो गया। NH4CNO, ये चलो यूरिया बनाने का तरीका है, इसको हम डिकम्पोजिशन नहीं कहेंगे, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है बेटा। आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो आयरन आया, कॉपर को उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। यहां टूट रहा है, ये डिकम्पोजिशन है। वाटर के मॉलिक्यूल टूट गए हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस में, ये आप इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से कर सकते हैं। अब यहां आइए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था स्लैक लाइन बनने का तरीका। ये कॉम्बिनेशन है बेटा, इन दोनों को ऐड करके बनाया गया। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसको रीअरेंजमेंट कहिए आप। तो थर्मल डिकम्पोजिशन यही है या डिकम्पोजिशन यही है। तो ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल थे। रिस्पायरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाँ बिल्कुल सही बात है। एंडोथर्मिक नहीं, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। चलो मैं रिस्पायरेशन की बात करूं। रिस्पायरेशन जो होता है वो डाइजेशन होता है या फोटोसिंथेटिक का उल्टा रिएक्शन है। यानी होता क्या है रिस्पायरेशन में कि जो हमने ऑर्गेनिक फूड खाया होता है, जो मेनली टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, चाहे आपने स्टार्च खाया हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट आपने लिया हो, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका होता है। बाहर से आप ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करना है तो कार्बन की तादाद 6 है। तो ये आकर इस पर अटैक करता है या ऑक्सीडेशन होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 पीस कार्बन थे तो 6 पीस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाता है, H2O। अब ये भी 6 वाटर बनाएगा, 6 अटैक किया है तो, और साथ में यहां हीट निकलती है और यहां पर 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। हालांकि 2 ATP यूज हो जाते हैं, नेट गेन 36 का रहता है, वो सब बात की बात है। तो ये एनर्जी है बेटा, एनर्जी। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिस्पायरेशन। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात समझने की ये है कि रिस्पायरेशन जो है आपका, अगर मैं इसकी बात करूं तो हीट के एतबार से हीट रिलीज हुआ है, एनर्जी आपको मिली है, इसलिए एक्सोथर्मिक है, पहली बात। दूसरी बात, ये ब्रेक किया गया, ये पूरे मॉलिक्यूल को ब्रेक किया गया है, तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहेंगे। अक्सर डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होता है, रिस्पायरेशन वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, फूड का टूटना। अच्छा, इसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रिस्पायरेशन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्योंकि फूड के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन आकर ऐड हुआ है, कार्बन में ऐड हुआ है, हाइड्रोजन में ऐड हुआ है। तो आप रेस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक कहेंगे, डिकम्पोजिशन भी कहेंगे और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी कहेंगे। चलिए अब ऑप्शन पे आते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, वो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था। कैन भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी। एंडो तो हो ही नहीं सकता, एंडोथर्मिक तो हो ही नहीं सकता, और ऐसा है नहीं कि एक्सो ना हो, एक्सो है। तो ये सब ऑप्शन खत्म हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड टू प्रिवेंट। ऑक्सीडेशन को रोकने का काम है एंटीऑक्सीडेंट। देखिए नाम से बहुत कुछ पता चल जाता है।
भाई एंटीऑक्सीडेंट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोक देगा। तो होता क्या है कि जो फूड आइटम हमारे पास है, फूड आइटम अगर बहुत दिनों तक आप इसको ऑक्सीजन गैस के एक्सपोजर में छोड़ दें या एयर के प्रेजेंस में छोड़ दें, तो ये ऑक्सीजन का अटैक होता है इस फूड पर और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है, ये फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ने गलने लगता है, तो ये खाने लायक नहीं होता। इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहेंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस फूड पर इस ऑक्सीजन का अटैक हो, तो हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल फूड में ऐड कर देते हैं, फूड में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हम ऐड कर देते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोक देता है। यानी अब ये ऑक्सीजन इस फूड पर अटैक नहीं करेगा बल्कि इस पर अटैक करेगा। रिएक्शन इस एंटीऑक्सीडेंट के साथ ऑक्सीजन का हो जाएगा, तो एंटीऑक्सीडेंट का ऑक्सीडेशन होगा, ना कि फूड का। तो फूड का ऑक्सीडेशन बच जाता है। तो क्या कहा जा रहा है, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड टू प्रिवेंट डेथ ऑफ द फूड एंड ऑयल। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, इस फूड का ऑक्सीडेशन ना हो इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, ताकि एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और ऑक्सीडेशन इसी का हो। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट हम उन फूड में डालते हैं जिस फूड के अंदर पहले से फैट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो या तेल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो इस तरह के फूड मटेरियल में आप एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। कुछ मशहूर एंटीऑक्सीडेंट है BHA, BHT, ये बड़े फेमस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल है। देखिए BH दोनों में कॉमन है, इसका मतलब होता है ब्यूटाइलेट, हाइड्रोक्साइल दोनों में कॉमन है। A स्टैंड फॉर एनिसोल और T फॉर टॉलिन। तो ब्यूटाइलेट, हाइड्रोक्साइल, एनिसिल हो गया BHA और BHT हो गया आपका ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सिल टॉलिन। इन केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो यही ऑक्सीडेशन करने लगता है, ये ऑक्सीडेशन करने लगता है, यानी इनका होता है ऑक्सीडेशन। अच्छा, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो एंटीऑक्सीडेंट खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लगते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए फूड का ऑक्सीडेशन बच जाता है। ये थोड़ी सी बातचीत मैंने आपको करके दिखला दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, मैग्नीज है प्लस हीट है, द एबव रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ। देखो इसमें बात पूछ रहा है कि कौन इसके एग्जाम्पल नहीं है। पहली बात, इसमें हीट दिखा है तो एक्सोथर्मिक तो ये है, एक्सोथर्मिक तो ये है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मगर मुझे नॉट वाला देखना है जो नहीं है। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन भी है, बताऊंगा कैसे है। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, यहां है 0। या ऐसा देख लो, इसमें Mn के साथ ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है। एल्युमिनियम में आकर ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ऑक्सीडेशन। तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, Mn का रिडक्शन हुआ है, तो रिडॉक्स तो है। अच्छा, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी है। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज। रिएक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम ऊपर है, मैग्नीज नीचे है, तो एल्युमिनियम अपना इलेक्ट्रॉन मैग्नीज को देकर एल्युमिनियम का होगा ऑक्सीडेशन और इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। बचा क्या, डीकंपोजिशन। भाई डीकंपोजिशन नहीं है, डीकंपोजिशन में तो एक सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं, उसको हीट उठ देकर या इलेक्ट्रिक करंट देकर डिकंपोज करते हैं। तो यहाँ पे जो नहीं है वही सही जवाब था। तो इस पूरे रिएक्शन में डीकंपोजिशन नहीं हुआ है, बल्कि ये तीनों रिएक्शन है। हीट की वजह से एक्सो आप बोल रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, बाकी ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह देख लीजिए। या ऑक्सीजन एक से निकला है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन, दोनों हुआ है तो रिडॉक्स। चलिए अगला सवाल क्या है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड आर रेस्पेक्टिवली। देखिए पहले आप समझिए ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली चार्ज को कहते हैं। एटम पे जो चार्ज होता है,
ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट में मैं ऑक्स नंबर लिख रहा हूं, इसके माने आप समझिए चार्ज ऑन एटम इन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड या आयंस के अंदर जो एटम होते हैं उस पर्टिकुलर एटम पर कितना चार्ज है, चाहे ये चार्ज प्लस में है तो प्लस बोलेंगे, माइनस में है तो माइनस बोलेंगे, और अगर न्यूट्रल है तो जीरो बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली एक नंबर का नाम है, एक नंबर का नाम है। ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और अगर एवरेज हुआ तो फ्रैक्शन में भी इसकी वैल्यू आती है, वरना इंटीजर आता है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। कैडमियम Cd का पूछ रहा है और सल्फर है। अच्छा आप समझो बात को, कैडमियम का हमें निकालना है, इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज दिख रहा है नहीं सर, ये पूरा न्यूट्रल है, ये पूरा न्यूट्रल है, तो सल्फर पे होता है 2 निगेटिव चार्ज। तो इट मींस दैट इस पूरे पर 2 प्लस रहा होगा तभी तो ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा। 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, ओवरऑल न्यूट्रल। तो CDS न्यूट्रल दिख रहा है, इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इस मॉलिक्यूल में निगेटिव चार्ज है और एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किए हुए हैं। तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। पहले कैडमियम बोला है, पहले ऑप्शन में भी +2, दूसरा ऑप्शन कट गया, -2 दिया है, तीसरे में +2, चौथे में +2। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर कैडमियम सल्फाइड का या सल्फाइड का निकाला तो वो +2 आया। अब आइए एल्युमिनियम के साथ हम बात करें हाइड्रोजन का। अच्छा हाइड्रोजन थोड़ा सा समझने वाली चीज है, हाइड्रोजन समझने वाली चीज है। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ आएगा, मेटल के साथ, तो इस पे चार्ज माइनस मानेंगे, यानी हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह काम करेगा या ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव माना जाएगा, तो इस हाइड्रोजन का हम माइनस ले रहे होंगे अगर ये मेटल के साथ आ रहा है। तो अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ आ रहा है तो हाइड्रोजन मेटल की तरह रिएक्ट करेगा, फिर चार्ज प्लस लेंगे। हाइड्रोजन के पास दोनों ताकत है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बना सकता है। इसका चार्ज +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मैं बार बार बोल रहा हूं, हाइड्रोजन अगर मेटल से कंबाइन कर रहा है तो इस पे -1 मानना है चार्ज, और अगर ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो हाइड्रोजन का +1 मानेंगे। ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के डिफरेंस। हाइड्रोजन मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो खींचकर खुद को निगेटिव रखता है, और हाइड्रोजन बाकी नॉन मेटल से कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो दे देता है, या बाकी नॉन मेटल ले लेते हैं और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनाते हैं। तो देखो यहां पर हाइड्रोजन के साथ आया है मेटल, तो हाइड्रोजन का मानेंगे -1, लेकिन ऐसे ऐसे हाइड्रोजन है 3, इसका मतलब पूरे पर हो गया 3 निगेटिव, तो एल्युमिनियम पे 3 प्लस, एल्युमिनियम पे 3 प्लस चार्ज। ओवरऑल न्यूट्रल था, इसलिए जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो एल्युमिनियम नेक्स्ट में है +3, इसमें भी यहां कट गया, -3 दिया है, यहां +3 दिया है, तो A और D में से ही कोई एक जवाब होगा, B और C तो पहले ही छट गए। चलिए एक एक करके हम लोग डील भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। H2O3 और इस पूरे पे 2 निगेटिव चार्ज, और लास्ट में है Na2Cr2O7। इसमें क्रोमियम का निकालना है, इसमें सल्फर का निकालना है। चलो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये आयन वाला बात लेते हैं, पहले मैं न्यूट्रल वाली बात करता हूं। सुनो, सोडियम फर्स्ट ग्रुप में है और मेटल है, इसका चार्ज होता है +1 × 2, +1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ऑक्सीजन का होता है -2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो इसका मतलब यहां पर सोडियम का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो +2 हो गया, और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो -14 हो गया। अब देखो ये -14 है, ये है +2, यानी ओवरऑल -12 है। हमने चार्ज देखा, सोडियम का हमको पता है पीरियड टेबल के हिसाब से, फर्स्ट ग्रुप में है, मेटल है, +1, इसका चार्ज होगा 2 पीस है, 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों सोडियम मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहा है +2 चार्ज। ऑक्सीजन 16 ग्रुप एलिमेंट है कैल्कोजन फैमिली में, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, वैलेंसी होती है 2, तो ये नॉन मेटल है, मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है फ्लोरीन के बाद, तो लेगा -2 चार्ज होगा, 7 पीस है, 7 से गुना करेंगे -14, ये -14, ये +2, इन दोनों का जो नून था ओवरऑल -12। तो अब ये न्यूट्रल होने के लिए इस पूरे की जिम्मेदारी है +12 होना। तो 2 क्रोमियम अगर +12 है तो हर क्रोमियम +6 होगा, हर क्रोमियम +6 होगा, हर क्रोमियम +6 होगा।
पहला ही आंसर आ गया। क्रोमियम सबसे आखिर में था, सबसे आखिर का ऑक्सीडेशन नंबर डी ऑप्शन में +4 दिया है और पहले ऑप्शन में +6 दिया है। इसका +6 होगा, 6 × 6 ये 12 होंगे, +6 × 2 विल गिव +12। चलो उसको भी देखते हैं। बात कीजिए इसमें ऑक्सीजन कानून है, चार्ज बाद में देखेंगे। ऑक्सीजन कानून है -2 और 3 पीस है, यानी इसने कंट्रीब्यूट कर दिया -6, इसने कंट्रीब्यूट कर दिया -6। अब सोचो ये +6 अगर करता तो न्यूट्रल, लेकिन यहां 2 निगेटिव बचे हुए हैं, तो इसका मतलब +2 कम चार्ज दे रहा होगा, यानी ये दोनों मिलकर +4 रहा होगा। पूरे सल्फर +4 चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पूरे ऑक्सीजन -6 कर रहे हैं, इसीलिए ओवरऑल -2 चार्ज बच रहा है। बाकी जगह न्यूट्रल थे, तो जितने प्लस उतने ही माइनस, जितने निगेटिव उतने ही पॉजिटिव, जितने निगेटिव उतने ही पॉजिटिव। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज आ जाए तो समझिए उतना निगेटिव ज्यादा है, प्लस चार्ज आ जाए तो उतना प्लस ज्यादा है। इसमें चार्ज 2 माइनस दिख रहा है, यानी 2 निगेटिव ज्यादा है, तो माइनस में 6 है और ये 2 ज्यादा है, तो प्लस में 4 आएगा। अच्छा, ये 2 सल्फर ने कंट्रीब्यूट किया है, तो हर सल्फर +2 करेगा, हर सल्फर +2 करेगा, हर सल्फर। अच्छा, डी ऑफ सी, इससे हमने मतलब सल्फर वाले ऑक्सीडेशन नंबर से ए और डी में फर्क नहीं बता सकते थे, फर्क यहां पर बचा है क्रोमियम का। भले हमने वो पहले निकाल लिया था न्यूट्रल को देखते हुए, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का यही तरीका है। आपको एक का चार्ज मालूम होना चाहिए, दूसरे का निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व, मोमबत्ती जब आप जलाते हैं तो कौन कौन सा प्रोसेस होता है, यहां इन्वॉल्व बोला है, तो बर्निंग रिएक्शन को हमने बताया था केमिकल चेंज तो है, बर्निंग कंबशन है, कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीजन आता है फ्यूल के साथ कांटेक्ट में और उसके बाद हीट निकलती है। फिजिकल चेंज, हाँ यहां पर फिजिकल चेंज भी होगा, क्योंकि जब वो कैंडल बर्न हो रही होती है, केमिकल चेंजेस हो रहा होता है, तो जो हीट निकलती है वो उस कैंडल जो बना हुआ है मोम वैक्स उसको मेल्ट कराती है। एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो इन्वॉल्व में फिजिकल चेंजेस भी आ जाएगा, केमिकल चेंजेस भी आ जाएगा, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन सी, ओनली केमिकल चेंज नहीं। अगर यही होता बर्निंग ऑफ कैंडल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ, तब ये आप ओनली केमिकल, वैसे फिर भी बोथ आता, क्योंकि उसमें कैंडल की बात कर रहा है, वो सिर्फ थ्रेड की बात नहीं कर रहा है कि कोई थ्रेड था उसको लगाया गया है आग, या कोई कागज जलाया गया है। कैंडल तो दोनों चीजों से मिलकर बना है बेटा। ये वैक्स है, ये पूरा वैक्स है, और ये है थ्रेड। तो इसमें आप आग लगाते हैं, इसमें आग लगता है, इससे ये मोम पिघल पिघल के नीचे गिरता है। ये फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। तो बर्निंग रिएक्शन ऑफ कैंडल इंक्लूड बोथ फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन थ्रेड का हो रहा है, वो धागा है वो जल रहा है और फ्लेम वगैरह निकल रहा है, और फिजिकल में क्या हो रहा है, उस हीट से, उस हीट के प्रेजेंस में वैक्स पिघल रहा है, मेल्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट कोरोजन। अच्छा, कोरोजन कहते हैं मेटल का डिकम्पोज हो जाना, खत्म हो जाना, डिग्रेड हो जाना, कोरोड हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह जो भी है सब खत्म हो जाना। तो कह रहा डज नॉट प्रमोट। अच्छा, इसमें से कौन कोरोजन को प्रमोट नहीं करता, फेवर नहीं करता है? तो भाई देखते हैं, कोरोजन वैसे होता है हमेशा एक, मतलब यूं समझिए ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो, जहां पे मॉइस्चर्स हो, वहां पे होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, या फिर जिस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। ये सब कंडीशन है जहां पर हो सकता है। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। अनइवन मेटल सरफेस, ये बिल्कुल प्रमोट करता है। अगर अनइवन है, मतलब एक जैसे मेटल का सरफेस नहीं है, ऊपर नीचे है, तो वहां पे आके ट्रैप कर जाएगा ऑक्सीजन या वाटर के मॉलिक्यूल, और होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पोजीशन ऑफ मेटल रिएक्टिविटी से, सही बात है, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, ये सब जो रिएक्शन होता है मेटल का, वो रिएक्टिविटी सीज पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी रिएक्शन होगा। जितने ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे उतना फास्ट रिएक्शन होगा। प्रेजेंस ऑफ साल्ट इन वाटर वेपर, ये भी प्रमोट कर रहा है। ये सब तो करते ही करते हैं, वेपर में साल्ट का हो जाना, एयर में वाटर का प्रेजेंट होना, वाटर वेपर का प्रेजेंट होना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होना, एसिडिक मीडियम का प्रेजेंस होना, ये सब फेवर कर रहे हैं कोरोजन को। कॉपर कार्बोनेट, अच्छा यही है। असल में होता क्या है,
कॉपर का अगर हम कोरोजन कराना चाह रहे हैं तो देखो कोरोजन कॉपर का होता क्या है, कॉपर पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये, और ये ब्लैक कलर का एक्चुअली होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब ये क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन में, अब ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये अंदर के कॉपर को बचा लेता है। ब्लैक कलर का क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, लेकिन 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 सिर्फ ऑक्सीजन गैस नहीं होता कोरोजन के बाद, इस ऑक्सीजन गैस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है, यानी एयर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर बना लेता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये भी कॉपर कार्बोनेट इस कॉपर के चारों तरफ एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि अब फर्दर ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है या कोरोजन नहीं हो पाता है, तो बल्कि ये कोरोजन को रोकता है। कॉपर के अंदर कोरोजन न हो उसको रोकने का, प्रिवेंट करने का काम करता है कॉपर कार्बोनेट। तो फेवर कहां से करेगा, इसमें पूछा था कौन फेवर नहीं करेगा, तो कॉपर कार्बोनेट फेवर नहीं करेगा। सेलेक्ट द बैलेंस रिएक्शन, ये तो आसान है भाई, बैलेंस रिएक्शन का मतलब क्या होता है समझिए, रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर बराबर हो, नंबर ऑफ एटम बराबर हो, टाइप ऑफ एटम बराबर हो। चलिए पहला देखते हैं, इसमें रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद आयरन अलग अलग है, यहाँ आयरन 1 पीस है, यहाँ 3 पीस है, ये बैलेंस नहीं है। चलो इसको देखते हैं, यहाँ 3 पीस है, यहाँ 3 पीस है, आयरन बैलेंस हो गया। 4 into 2, 8 पीस हाइड्रोजन, 4 into 2, ओके 8 पीस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। सारे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे एक एक करके। हम रिएक्टेंट में आयरन देखा, प्रोडक्ट में देखा आयरन बैलेंस है, हाइड्रोजन देखा बैलेंस है, ऑक्सीजन देखते हैं 4 पीस ऑक्सीजन, 4 पीस ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। इस रिएक्शन को कंप्लीटली बैलेंस्ड कहेंगे। फिजिकल स्टेट, आयरन पाया जाता है सॉलिड स्टेट में, ये मिक्सचर है 2 ऑक्साइड का, फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का, तो ये भी सॉलिड स्टेट है। ये वाटर गैसियस स्टेट में है, जाहिर सी बात है आयरन जो होगा ना वो लेस रिएक्टिव है, तो वो स्टीम से रिएक्शन करता है, स्टीम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल होगा। रिएक्टिविटी सीज ऑफ मेटल में हाइड्रोजन भी आता है और आयरन भी आता है, तो आयरन ऊपर है हाइड्रोजन नीचे है, तो आयरन ने हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन के सॉल्यूशन से, हाइड्रोजन का सॉल्यूशन यहाँ पे स्टीम बन रहा है। बाकी वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन के भी एग्जांपल है, तो मेरे ख्याल से सी इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अच्छा डी को और बी को भी चेक करते हैं। आयरन यहाँ 3 पीस, आयरन यहाँ 3 पीस, आयरन बैलेंस 4 into 2 8, देखो यहाँ पे 4 ही है, हाइड्रोजन यहाँ 8 है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। 3 पीस आयरन, 3 या 9 पीस आयरन, बैलेंस नहीं है। तो खैर वही फेमस रिएक्शन भी है, आयरन को स्टीम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो फेरस फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी पॉप साउंड के साथ। सोडियम सल्फेट एक्वस, बेरियम क्लोराइड एक्वस, एक साल्ट बना रहा है, एक साल्ट पानी में घुल रहा है, दूसरा जो है प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठ जा रहा है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट डबल होगा, सिंगल नहीं, रिडॉक्स नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन रिडॉक्स होता है, रिडॉक्स नहीं होता, आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है। देखो पानी के अंदर जब तुम डालोगे ना तो ये टूटेगा Na+ में और टूटेगा सल्फेट माइनस में। साल्ट एक्वस मीडियम में आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस में टूटते हैं, ठीक है। तादाद में अगर आप चाहो तो सोडियम यहाँ 2 पीस था, ये टूट गया, दूसरे कंटेनर में बेरियम टूट गया, ये आयंस में टूट गए हैं। एक्वस के माने हो गए वाटर के प्रेजेंस में ये साल्ट आयन में टूट चुका है। अब देखो आयन एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, एक सोडियम जाता है एक क्लोरीन के साथ, दूसरा सोडियम जाता है दूसरे क्लोरीन के साथ, और ये बना लेता है NaCl। अच्छा ये खुद फिर से पानी में टूट जाते हैं, लेकिन बेरियम सल्फेट जब बनता है तो ये पानी में नहीं टूटता, ये सॉलिड बन के रहता है, ये आयंस में नहीं टूटता। वजह ये है इसकी कि इसका लैटिस एनर्जी इसी को कह रहे हैं,
केटायन एनायन जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ता है, केटायन एनायन ये दोनों जिस फोर्स से जुड़ता है उसको हम लैटिस एनर्जी कह रहे हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी। यानी वाटर ब्रेक नहीं कर पाता है, ब्रेक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यह सॉलिड बन के नीचे कंटेनर में डिपॉजिट हो जाता है, इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट जब जब बनेगा हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा, ये आयंस में इसलिए टूटे हुए हैं, आयंस में कोई भी आयंस में इसलिए टूटता है, जैसे ये दोनों टूट गया, ये दोनों टूट गया, इनफैक्ट NaCl जो बना वो भी टूट गया, तो उसकी वजह ये है कि इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है लैटिस एनर्जी से। जो एनर्जी कमजोर होती है वो टूट जाती है, जो मजबूत है वो अपना काम करती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जिससे आप एक साल्ट को आयंस में तोड़ देते हैं। वाटर में डालिएगा, वाटर तोड़ देगा अपनी हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। तो जब भी आयंस में टूटता है हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से टूटता है, और जब भी आयंस आपस में जुड़ते हैं लैटिस एनर्जी की वजह से जुड़ते हैं। तो इसमें आयंस आपस में जुड़े लेकिन पानी ने तोड़ा नहीं, ब्रेक नहीं किया, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी लो होती है। इसीलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप में आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग खाली डिस्प्लेसमेंट बोला है तो हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं, और प्रेसिपिटेशन एक डबल रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा नॉन रिडॉक्स होता है। इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ही नहीं, यहाँ तो आयन एक्सचेंज हुए हैं, यानी रिएक्शन से पहले भी सोडियम पे +1, रिएक्शन के बाद भी +1, सल्फेट पूरे पे 2 निगेटिव, यहाँ भी 2 निगेटिव, बेरियम पे 2 प्लस, यहाँ भी बेरियम पे 2 प्लस, हर क्लोरीन पे 1 माइनस, यहाँ भी हर क्लोरीन पे 1 माइनस, यानी देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वगैरह नहीं हो रहा है, सिर्फ आयंस का मूवमेंट हो रहा है। आयन के मूवमेंट पर नॉन रिडॉक्स प्रोसेस होता है। चलिए आगे चलिए। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस से वहां से अगर ऑक्सीजन निकल गया तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहेंगे, और उस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है वो रिड्यूस स्पेसीज होगा। तो कह रहा है प्रोसेस का नाम पूछ रहा है आपसे, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। किसी भी एलिमेंट से अगर ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन हो गया बेटा। कोई सब्सटेंस में समझावे ना बता रहा हूं, ये मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है और किसी तरीके से आपने यहां से ऑक्सीजन निकाल दिया, तो ऑक्सीजन का निकलना इज कॉल्ड रिडक्शन। जिसका रिडक्शन हुआ है उसको आप कहिएगा रिड्यूस्ड स्पेसीज, और ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां तो आपसे पूछ रहा है कि कोई सब्सटेंस है जहां से ऑक्सीजन निकला है, तो भाई प्रोसेस का नाम क्या है? रिडक्शन, रिडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, फिर वही बात आपसे रिडॉक्स रिएक्शन के ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है और कह रहा है कि हाइड्रोजन का निकलना क्या है? ऑक्सीजन का अपोजिट है। ऑक्सीजन का निकलना अगर रिडक्शन है तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन नहीं है। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकलना है। देखो डिहाइड्रोजनेशन हो सकता है, हाइड्रोजन का निकलना रिमूवल डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है, मगर उससे पहले ही बोला है मैं रिडॉक्स के टर्म में बात कर रहा हूं, रिडॉक्स के टर्म में ऑक्सीडेशन ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर यह मीथेन है, किसी सूरत से हम कार्बन अलग कर लें, हाइड्रोजन को अलग कर लें, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का निकलना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिस स्पेसीज का ये हुआ है वो ऑक्सीडाइज्ड स्पेसीज है, और वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दो सवाल मिलते ही जुलते हैं। एक में ऑक्सीजन को रिमूव कराया तो रिडक्शन हुआ, एक में हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन प्रोसेस इज, अच्छा मैंने आपको रिस्पायरेशन शुरू में पढ़ाया है कि रिस्पायरेशन में ग्लूकोज जिसके अंदर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल है, तो 6 ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है, और वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर 1 है, 9 कार्बन डाइऑक्साइड कभी नहीं बनेंगे, 4 कभी नहीं बनेंगे। तो करेक्ट आंसर यही हो गया ऑप्शन डी।
ये है ग्लूकोज, मैंने पहले पढ़ा रखा है। इस पर अटैक करेगा 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस हीट या एनर्जी, आप जो कहना चाहें। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, हीट भी निकलती है, एक्सोथर्मिक है, रिस्पायरेशन में लिखा था, तो रिस्पायरेशन वाले में देखेंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन? पहला वाला ऑक्सीजन जुड़ना, ये तो है। दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, मेरे ख्याल से सब है। देखो अगर मैं ब्रॉड टर्म में जानूं, सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ये ना देखूं, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर पे बात करूं बेटा, तो मेरे हिसाब से सब है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर पे बात कर रहा हूं यहां, अभी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने सिखाया था, इसलिए उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा समझाकर। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मैं रिएक्शन को बैलेंस किए बिना सोच रहा हूं। तो जरा देखो, इस मॉलिक्यूल में कार्बन के साथ कुछ अटैच है नहीं, तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का क्या है? तो 0 है। ये ऑक्सीडेशन नंबर में लिख रहा हूं। अच्छा, यहां पर ऑक्सीजन का तो होगा -2, तो काउंटर में कॉपर का होगा +2, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हुआ है, इसको आप ऑक्सीडेशन कहिए। OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन यहां। अच्छा, यहां ऑक्सीजन के साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल है नहीं, तो यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 मानेंगे। 0 इज द ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां ऑक्सीजन का है -2, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो उसको कहेंगे रिडक्शन, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो इस हिसाब से मैं इसको कहूंगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, मेरे हिसाब से तो है। हो सकता है आपके कोर्स के हिसाब से इसको कंसीडर ना किया हो, 4 में से कोई एक ही बार ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उसने सिंपल कहा है ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन, उसने रिडॉक्स नहीं बोला। उसने बोला जिस रिएक्शन में या जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन जुड़ता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन हुआ है लेकिन कॉपर का, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन जिसमें जुड़ा है वो है कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीजन का खुद रिडक्शन हुआ है। लेकिन चलो, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है बेटा, पढ़ा है हमने। ये फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, फोटोलिटिक होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, सिल्वर के मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं और यहां ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो शायद ये इसको डीकंपोजिशन में काउंट कर रहा हो, डीकंपोजिशन में। मगर ऐसा नहीं है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो सकते या रिडॉक्स नहीं हो सकते। देखो, सिल्वर यहां ब्रोमीन के साथ है, ब्रोमीन पे चार्ज होगा -1, हेलोजन है, सिल्वर पे आ गया +1, जो कि न्यूट्रल है एक एक मॉलिक्यूल। यहां सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ब्रोमीन का 0, तो सिल्वर प्लस से गया है 0 में, यानी सिल्वर का हो गया रिडक्शन, और यहां माइनस से 0 गया यानी बढ़ रहा है, बढ़ने का नाम है ऑक्सीडेशन। तो Ag का रिडक्शन, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन, ओवरऑल रिडॉक्स। मगर खैर, कोर्स के हिसाब से जो लिमिटेशन है उस बेस पर मैंने उसको डिकम्पोजिशन कहा। यहां पर आइए, जिंक ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो जिंक का हुआ है रिडक्शन, कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन। मेरे ख्याल से जो स्टैंडर्ड है आपका, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ही सिर्फ आप बातचीत करते हैं, तो उस बेस पर यही हुआ। चलो मैं इसको देख लेता हूं, मेरे हिसाब से सब हो रहा है, लेकिन चलो मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में, सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं। देखो यहां पे साफ दिख रहा है, जिंक ने ऑक्सीजन लूज किया है तो जिंक का हुआ है रिडक्शन, कार्बन ने गेन किया तो कार्बन का हुआ ऑक्सीजन। मैं लिख देता हूं, इसका रिडक्शन हुआ होगा बेटा, क्योंकि यहां ऑक्सीजन निकल गया और यहां ऑक्सीजन आ गया, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसलिए रिडॉक्स है। लेकिन मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं, तो जरा समझो, ऑक्सीजन पे चार्ज है यहाँ -2 और काउंटर में जिंक पर है +2। यहां जिंक अकेला है तो 0, कार्बन यहां अकेला है तो 0, कार्बन यहां ऑक्सीजन के साथ है तो कार्बन का +2, ऑक्सीजन का -2। अब चेक करो, जिंक का क्या हुआ, जिंक का घट गया, रिडक्शन, यही कहा गया था, जिंक का रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीजन -2 से -2 है, इस जिंक वाले पार्ट में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन कार्बन का देखो 0 से +2,
0 से +2 यानी बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन। सही बात है, मैंने कहा भी है कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, मगर मैंने ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बात की और ऊपर लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर, तो ज्यादा बेहतर मैं कहता हूं ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में बात करो तो ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, ओवरऑल ये रिडॉक्स प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से तो अभी तक सब आया, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से तो अभी तक सब आया। चलो ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करके वाटर बना दिया गया है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में बात करेंगे, वैसे तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह दीजिए, अगर देखें तो यहाँ न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। हाइड्रोजन मैंने कहा था अगर नॉन मेटल के साथ आए तो +1 और ऑक्सीजन -2, तो हाइड्रोजन का बढ़ा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का घटा है रिडक्शन, तो इसका मतलब रिडॉक्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में बात करेंगे तो चारों का चारों रिडॉक्स होगा, इसको आप कॉम्बिनेशन कह दीजिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर टाइप देखेंगे तो ये डीकंपोजिशन, यहां ओनली ऑक्सीडेशन, यहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। बट मेरे हिसाब से चारों हैं ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में। अगर हम बात करें तो हो सकता है अगर ये क्वेश्चन आया है तो क्लेम किया गया होगा जिसकी वजह से क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को डिलीट मानूंगा, चारों को मैं सही मान रहा हूं। आपके लेवल पे चलिए मैंने सी बोल दिया है, बट आई एम नॉट 100% सेटिस्फाइड कि सिर्फ सी ही एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। चलिए आपके लेवल पे बात करें, अगर मैं रिडॉक्स को सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में डिस्कस करूं तब सी कह दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो मेरे ख्याल से यहीं तक था, और ये हमारे स्टार परफॉर्मर हैं, होपफुली के नेक्स्ट ईयर शायद आप हो, तो ये इस साल का है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।